Good afternoon, students. So, in the last class, we started our discussion related to light reflection and refraction, and there I discussed to you that what is reflection of light and how the reflection will take place in case of spherical mirror. Okay, तो वहाँ पे हमने आपको कॉन्वेक्स मिरर भी बताया था. कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था. ओके, afterwards we had seen how the image is going to be formed for the different position of the object. तो हमने 6 केस करे थे अबाउट द कॉनकेव मिरर एंड द 2 केसेस डिस्कस किए थे अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर. तो वहाँ से मैंने देखा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके केस में हमेशा जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है. ठीक है, और जो साइज होती है इमेज की वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है इन कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्ट. ओके, तो आज की क्लास में बेटा हम क्या करें, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे इमेज की पोजीशन रहती है. तो हम एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पाते, लेकिन फिर भी ये बता पाते हैं वहाँ से इमेज को देख के, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख के, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, इमेज आपकी फॉर्म होती है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. तो लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम. ओके, सो द एग्जैक्ट लोकेशन और द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला आपको शायद पता भी होगा, दैट इज 1/v इजिकल टू प्लस 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f. ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आपकी जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेगी मिरर में तो ऑफकोर्स सी बात है वो इसी फॉर्मूले से मिलने वाली है आपकी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. इससे ही मिलता जुलता जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लेंस फॉर्मूला. तो उसके केस में यहाँ पे प्लस की जगह क्या यूज होता है, माइनस यूज होता है, और बाकी पूरा सेम रहता है लेंस फॉर्मूला के अंदर. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है v क्या है आपकी इमेज की पोजीशन है, u क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और f क्या है आपकी फोकल लेंथ होती है. मिरर फॉर्मूला से ही एक और फॉर्मूला होता है आपका मैग्निफिकेशन, कि हमको हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी या साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगी. तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, विच इज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और इसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस ऑफ v/u. इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला आपका लेंस के अंदर भी आएगा. तो लेकिन लेंस के अंदर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, तो लेंस के अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पे माइनस साइन लेंस के अंदर हम यूज नहीं करते. दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहाँ क्या होता है प्लस साइन होता है v/u. v क्या है इमेज पोजीशन, u क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले जो मैंने बताया है, मिरर फॉर्मूला और साइन और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको साइन कन्वेंशन आता हो. दैट मीन्स ऑल दीज वैल्यूज ऑफ u, v, f, दीज यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट इन दिस फॉर्मूला बाय टेकिंग द प्रॉपर साइन. आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि u, v, f की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव लूंगा या फिर मैं नेगेटिव लूंगा. वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसकी हेल्प से, साइन कन्वेंशन की हेल्प से. तो साइन कन्वेंशन में एक चीज तो आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी हम डिस्टेंस नापते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, तो सारी डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, हम पोल से नापते हैं. ऑल द डिस्टेंस आर गोइंग टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. ऑल द डिस्टेंसेस आर going to be measured from the pole. तो बेटा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि यहां से है, ये मेरा है कॉनकेव मिरर है, let's say this is a concave mirror and this is the principal axis. तो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर को कट करती है वो पॉइंट होता है हमारा क्या, वो पॉइंट होता है हमारा पोल.
सपोज कर लीजिए ये फोकल लेंथ है, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंस हम नापते हैं, सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जितने भी डिस्टेंस हम नापेंगे वो पोल से नापेंगे, इस पॉइंट P से। ओके, अभी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए आप क्या मान के चल लीजिए कि ये वाली जो एक्सिस है इस साइड, ये तो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस साइड तो आपकी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इस साइड आपकी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिस्टेंस अगर हम नेगेटिव साइड में इस साइड नाप रहे हैं तो दैट मींस वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और कोई भी डिस्टेंस अगर मैं पोल के राइट हैंड साइड की तरफ नाप रहा हूँ, इस साइड अगर आके मेजर कर रहे हैं, राइट हैंड साइड हम कोई भी डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं। तो आपको पता चला कि आप किस डायरेक्शन जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप क्या लेंगे, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए। तो आप फोकल लेंथ भी अगर यहाँ से अगर नापेंगे 15 सेंटीमीटर, तो आपको पता है आप किस डायरेक्शन जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, आपकी हमेशा नेगेटिव रहेगी। ओके, तो हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव साइड में नाप रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे, कोई भी डिस्टेंस अगर आप नेगेटिव साइड में पोल की लेफ्ट हैंड साइड में नाप रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये सेम केस ही रहेगा, किसके केस में, ये कॉनकेव मिरर में है, कॉन्वेक्स मिरर में भी आपका सेम केस रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी जितने भी डिस्टेंस आप, ये लेट्स से दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे पोल होगा, ये मेरा पोल हो गया, तो इस डिस्टेंस नेगेटिव साइड सारी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो जितनी भी डिस्टेंस आप नापेंगे वो सारी क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है तो आप बोलेंगे सपोज कर लीजिए 20 सेंटीमीटर पे है, और आपकी फोकल लेंथ लेट्स से ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो अगर मैंने पूछा आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दे दी, आपको फोकल लेंथ दे दी, मैंने आपको इसको पूछा कि आपको इमेज पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला दोनों केस में ये यूज करेंगे, 1 + v + 1/u = 1/f। लेकिन ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दी हुई है, तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो आपको पता है ये डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि आप नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो u की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन u की वैल्यू होगी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो आप बोलेंगे फोकल लेंथ एक्चुअली राइट हैंड साइड में है, तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में आपकी फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज बेटा, इसके साइन कन्वेंशन में हमेशा याद रखना कि जो भी चीज आपको दी जाती है, जो भी चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है, उन्हीं सारी चीजों का आपको साइन कन्वेंशन के साथ वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज कर लीजिए कि आपको दिया गया है u और f दे दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आपको u और f का ही साइन कन्वेंशन यूज करना है। ओके, आपको इमेज पोजीशन पूछ ली, v आपको फाइंड आउट करना है, तो v के बारे में आपको वरी नहीं रहना है कि v का क्या साइन आएगा। तो v का, क्योंकि आपको स्टिल अननोन है, तो v का साइन आप वैसे के वैसे रखेंगे, v की वैल्यू वैसे के वैसे रख देंगे। u और f आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो u का भी साइन लेंगे, f का भी आप साइन लेंगे। ठीक है, तो v का साइन जब आपका फाइनल आंसर में आएगा तो साइन के साथ आपका आंसर आएगा v की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज कर लीजिए आपको v और f दिया है, तो v और f का तो आप प्रॉपर साइन लेंगे, u की वैल्यू आपको नहीं दी गई, आपको कैलकुलेट करनी है, तो u का आपको साइन के बारे में वरी नहीं करना है कि u का मेरा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो साइन ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, केवल उसी का साइन कन्वेंशन, उन्हीं चीज़ों का ही साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। जो चीज़ नहीं दी जाती या फिर जो चीज़ आपको पूछी जाती है उसका साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं करते। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इससे रिलेटेड आप जितनी भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक बार सोल्व करके देख लेना, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, तो
बिफोर वी डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मीडियम, उससे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो लाइट होती है उसको किसी भी मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है टू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर मीडियम। ठीक है, तो कल भी मैंने डिस्कस किया था, इट इज़ ए नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको किसी मेटेरियल मीडियम की जरूरत होती है टू प्रोपेगेट। ओके, बट लाइट रे, जो लाइट वेव होती हैं दीज आर नॉट मैकेनिकल वेव, दैट मीन्स दे डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ओके, लेकिन अगर कोई मेटेरियल मीडियम आ जाए, सपोज कर लीजिए कि लाइट के पास में कोई मेटेरियल मीडियम आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि जो लाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। ओके, उसी से रिलेटेड होता है क्या, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, जहाँ पे कोई भी मेटेरियल मीडियम नहीं है या फिर एयर है, उसके अंदर कांस्टेंट रहती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जब किसी मेटेरियल मीडियम के अंदर एंटर करती है, जैसे किसी मेटेरियल मीडियम से कोई सेंस है, जैसे कि वाटर के अंदर एंटर कर जाए, किसी ऑयल के अंदर एंटर करती है, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है और एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो आपको पता है, वो क्या होती है, हमारी c से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर जिस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, जिस भी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, वहाँ पे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उन दोनों का रेशियो होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ओके, तो किसी भी मीडियम में का अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c होती है, डिवाइडेड बाई जिस भी मीडियम का मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो मैं फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, उन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, म्यू। ओके, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहेगी, वो क्या 1 से छोटी हो सकती है, तो आप बोलेंगे कि जो म्यू की वैल्यू है वो 1 से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है एयर और वैक्यूम के अंदर। लेकिन जब भी वो किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, जो v की वैल्यू है वो हमेशा क्या है, c से छोटी रहेगी। अगर v की वैल्यू c से छोटी होगी तो म्यू की वैल्यू आप हमेशा बोल सकते हैं वो क्या रहेगी, आपकी ज़्यादा रहेगी। ओके, म्यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। ओके, मैंने एक और क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि म्यू की वैल्यू ज़्यादा है। म्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपको क्या पता चलेगा कि c की वैल्यू तो सेम है, इसका मतलब जो v की वैल्यू है वो और कम होगी उस मीडियम के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी वेरी स्मॉल। तो इस केस में दे देगा कि इफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाई, अगर ज़्यादा वैल्यू है तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी उस मीडियम के अंदर वो क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी आपकी। ओके, और किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑप्टिकली रेयर। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आप क्या बोल सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड रहेगी वो कम रहेगी आपकी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्मॉल इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट विल बी हाई इन केस ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, तो आई होप दैट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी इसी से बेटा रिलेटेड टर्म है एक और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम। तो ये क्या होता है, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका μ2 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं μ2 डिवाइडेड बाई μ1। ओके, जैसे मैंने एक टर्म लिख दी यहाँ पे म्यू इंटू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, और यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। कुछ बुक में ऊपर लिख देते हैं, कुछ बुक में लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं।
तो इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। ओके, तो सिमिलरली ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो इसको फर्दर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आपको पता है μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो c बाय v2 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, μ1 आप निकालना चाहेंगे तो μ1 क्या होगा आपका, μ2 आपको पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और μ1 क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो c बाय v2 डिवाइडेड बाय c बाय v1, तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, v1 बाय v2, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 क्या है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो अभी बेटा स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, कि जब भी लाइट, कोई भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, तो क्या होता है बेटा, उसका पाथ में चेंज होता है, वो बैंड हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरह बैंड हो जाएगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ठीक है। तो यही जो पाथ चेंज होता है लाइट रे का, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो डेफिनेशन वही है, मैंने लिखी हुई है आपका, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो डायग्राम में मैंने आपको जैसे बताया हुआ है यहाँ पे कि ये सपोज कर लीजिए कि मीडियम 1 है, ये सपोज कर लीजिए मीडियम 2 है, और ये है मीडियम 1 और 2 की बाउंड्री। ओके, ये मेरी स्टार्टिंग में कोई लाइट रे है जो ये वाला पाथ ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आ रही थी, तो यहाँ पे जैसे ही मीडियम 2 के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पे आप देखिए इसका पाथ चेंज हो गया है। ओरिजिनली अगर इसका पाथ चेंज नहीं होता तो ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाई है ये यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर आई है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका पाथ चेंज हो गया है, ठीक है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स पाथ इज गोइंग टू बी चेंज। ओके, अभी बेटा क्वेश्चन आता है कि कितनी बैंड होगी जो लाइट रे है। हो सकता है कि ये कम दिखाया हो मैंने, हो सकता है कुछ किसी मीडियम में ज़्यादा बैंड हो जाए, हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में बैंड ना होगी, दूसरी डायरेक्शन में बैंड हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो कितनी लाइट रे में के पास में कितना चेंज आएगा या फिर वो कितनी बैंड होगी, ये हमको एक्सप्लेन करता है क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है कि जो लाइट रे है उसके केस में वो लाइट रे कितनी बैंड होती है नॉर्मल से, वो एक्सप्लेन करता है क्या, लॉज ऑफ, वो एक्सप्लेन हमको करता है कौन सा, वो हमको एक्सप्लेन करता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे बेटे कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिया गया है, ये है मेरा मीडियम 1, ये है मेरा मीडियम 2, ये मीडियम 1 और 2 की बाउंड्री है। μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है लाइट रे दोनों मीडियम की बाउंड्री के ऊपर, उस पॉइंट को वैसे मैं ये बोल दिया, पॉइंट P बोल दिया। इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मैं बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से ऊपर किया, ये क्या है, मेरा नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल के साथ ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे है जो मीडियम 1 की तरफ आ रही थी। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, इस एंगल को बोलता हूं मैं, एंगल आई क्या है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बेटा हमने उसके केस में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के केस में। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट रे जैसे मीडियम 2 में आई, ये बैंड हो गई, सपोज कर लीजिए नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो गई, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये वाली जो लाइट रे थी, ये तो इंसिडेंट रे थी, ये लाइट रे कौन सी लाइट रे है मेरा, जिसका पाथ चेंज हो गया है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है।
तो जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आर, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला क्या लॉ है कि जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है, ये क्या कौन सी रे है मेरी, इंसिडेंट रे, ये रे है मेरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज थ्री मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ तो ये है हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ओके, सपोज कर लीजिए कि बोर्ड की प्लेन में इंसिडेंट रे आई, तो ये रिफ्रैक्टेड रे भी बोर्ड की प्लेन में होगा, ये नॉर्मल भी बोर्ड की ही प्लेन में होगा आपका। ओके, दूसरा जो लॉ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, जो बेंडिंग के बारे में बताता है कि कितना बेंड होगा कोई भी लाइट रे, वो लॉ क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल आपका क्या है, आई है, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल का भी साइन, तो दैट मीन साइन आई, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ये क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल दैट इज साइन आर, दिस इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, और वो कांस्टेंट किस के इक्वल होता है, ये वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, μ2 बाई μ1। ओके, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जा रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आई। ओके, तो ये चीज आपको एकदम से याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जिस मीडियम में आपकी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, जिस मीडियम में कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे, तो ये इसके इक्वल होगा आपका। ओके, तो μ2 1 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या होगा, μ2 बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ओके, और बेटा इसी लॉ को समटाइम हम क्या बोल देते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं। आपके एग्जाम में दे देगा प्लीज एक्सप्लेन द स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ में भी आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, और वहां पे क्या बताता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी बेटा इसी में ही कई बार क्या यूज कर देता है, जैसे कि यहाँ पे इसी फॉर्मूला को अगर मैं फर्दर सोल्व करना चाहूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब बेटा इस फॉर्म में ज्यादा बेटर है, याद रखना भी और यूज करना भी। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि साइन एंगल हमको लेना है, तो μ1, ठीक है, तो μ1 वाला कौन सा, इंसिडेंट एंगल वाला है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, आई बन रहा है इस मीडियम में, फर्स्ट वाले मीडियम में, तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2, इस मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है आपका, आर बन रहा है, तो μ2 इंटू साइन आर। तो ये आप सीधा सा याद रख लीजिए, अगर आपको ये याद नहीं रहता तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला है, ज्यादा बेटर फॉर्म है इस फॉर्मूला को यूज करने की। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ट्राई कीजिए कि आप इस फॉर्मूला को यूज करें। ओके, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि कितना बेंडिंग होगा, तो आपको इंसिडेंट एंगल दे देगा, μ1 दे देगा, μ2 दे देगा, आपसे आर की वैल्यू पूछ लेगा कि रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हो सकता है आपसे डेविएशन एंगल पूछ ले, तो डेविएशन एंगल कितना होगा, यहाँ पे डेविएशन अगर आपको निकालना है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि स्टार्टिंग में ये वाला पास है, तो ये वाली जो इतना है ये लाइट रे क्या होगी, डेविएट होगी, तो डेविएशन एंगल कितना आ जाएगा आपका, आई माइनस आर आ जाएगा आपका। ओके, तो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, आपको हो सकता है इंसिडेंट एंगल भी पूछ ले, आपको रिफ्रैक्टेड एंगल दे दे, μ2 दे दे, μ1 भी दे दे, तो वो आप किसी भी फॉर्म में
पे क्वेश्चन पूछ सकता है। द बेसिक थिंग इज दैट आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। दैट्स इट। ओके, तो विद दैट बेटा ये रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। कल लेंसेज स्टार्ट कर देंगे। जहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।